Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मैं स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन सुरताज की फाउंडर नरेंद्र कौर, जिसने एक मिशन उठाया है पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियाँ. तो आज एक नई कहानी के साथ मेरे साथ जुड़ी हैं किरण जी. नमस्कार किरण जी. नमस्कार. नरेश जी. नमस्कार. नमस्कार. और उनका बेटा रजत. नमस्कार रजत. रजत मेंटली रिटार्डेशन MR जिसको कहते हैं, बचपन से उसको हुआ प्रॉब्लम. तो आज हम सुनेंगे किरण जी के थ्रू, नरेश जी के थ्रू कि क्या कहानी है रजत की. तो रजत को जब वो पैदा हुआ किरण जी, तो तब आपको कब पता चला कि इसको प्रॉब्लम हो रही है और ये डिलेड माइलस्टोन जा रहे हैं? बाई बर्थ तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन रहा कि ये रोया या नहीं रोया. बस जहाँ भी दिखाओ डॉक्टर यही पूछते हैं रोया या नहीं. लेकिन हॉस्पिटल में हुआ था तो मुझे लगा कि बस रोया ही होगा, फर्स्ट चाइल्ड था तो. लेकिन जब थोड़ा सा कुछ बड़ा हुआ, जैसे बच्चे करवट लेते हैं या बैठते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, वो सब इसने लेट करना शुरू किया. तो जब कितना लेट करना शुरू किया? कम से कम नॉर्मल बच्चों से 1 साल या 6 महीने आप कह सकते हो. शुरुआत ऐसे हुआ और उसके बाद फिर अब लेट होता ही गया आगे. फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे, जब ये बच्चा उठ नहीं रहा या चल नहीं रहा, तब आपको क्या लगता था अंदर से? वो बहुत बुरा लगता था और डॉक्टर को भी दिखाया तो वो यही कहते हैं कि रोया या नहीं रोया. एक तो ये वाली बात, क्योंकि वो मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे. वैसे रोया ही होगा, हॉस्पिटल में हुआ है तो. लेकिन पर ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मेरी बच्ची रोई पैदा होते वक्त. अब मुझे नहीं पता वो मेरी बच्ची रोई है, क्योंकि रोई थी, मुझे आवाज आई उस टाइम पर वो आज वो बेड पर है पिछले 14 साल से. वो रोने के बावजूद भी उसको सेरेब्रल पैलिसी हुई. अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं समझ में आया. नहीं समझ. डॉक्टर्स ने क्लियरली बताया ही नहीं. उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर ने, और नेक्स्ट डे छुट्टी कर दिया हॉस्पिटल से. नॉर्मल हुआ था ये. तो बाद में फिर धीरे धीरे जब हर एक्टिविटी लेट करना शुरू किया तो हमको चिंता लगी. फिर हमने कहीं और दिखाया, लखनऊ में थे तो पीछे दिखाया, लेकिन वहाँ पर भी वही के रोया नहीं रोया. फिर बाकी मेडिसिन दिया, ये दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. और भी काफ़ी यहाँ दिल्ली में भी दिखाया, एम्स में भी, जहाँ पर गए वहाँ दिखाया, लेकिन उतना फायदा नहीं. लेकिन हर जैसे चलने में भी इसको दिक्कत हुई, वो भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको पकड़ के एक हाथ से चल चल के रोड पे ज़बरदस्ती ऐसे करके चलाया है. ये तो बैठने में भी दिक्कत, पीछे से बैठ जाते थे, तकिया लगा के बहुत देर देर बैठे रहते थे. हर चीज में मतलब दिक्कत हुई. करवट नहीं ले रहे, जबरदस्ती करवट दिलाकर और ऐसे ही बैठे रहते थे. फिर वापस ही ना करते थे. तो अभी इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? ये 29 इयर्स का है. और 29 इयर्स में अभी क्या क्या एक्टिविटी है इसकी? 29 इयर्स में अभी ये अपना मतलब अपना खुद का थोड़ा थोड़ा काम कर सकता है. जैसे नहा लेता है ना. वो इतना ये नहीं है कि बहुत क्लियरली शैम्पू कर लेगा, ये सब नहीं है. लेकिन हाँ फिर भी नहा लेता है जैसे अगर जरूरत हो तो, है ना. और खाना पीना, टॉयलेट, ये सब चीजें अब फिलहाल खुद कर लेता है सब कुछ, है ना. और कपड़े भी पहन लेता है थोड़ा बहुत. मतलब जैसे कुछ ठीक हम कर देते हैं अगर कुछ गड़बड़ है, या जैसे बाय द वे ये जिप नहीं लगा पाएगा, है ना, वो हम कर देंगे. या शूज के लेसेस नहीं बांध पाता है, और अपनी कंघी भी अब थोड़ी नहीं कर सकता है, तो अब ऐसे ऐसे आगे कर लेगा. फिर वैसे ही वो हम मतलब हेल्प करते हैं इसकी, उस सब चीज़ों में हेल्प करनी पड़ती है. खाना खुद से अगर दे दो आगे तो खा लेता है. अब तो खाना उतनी क्वांटिटी उसको पता चल जाती है कि उतनी क्वांटिटी ही खानी है, या ऐसा तो नहीं कि एक्सेस में खाना खा के उसको पता नहीं चलता? कई बच्चों के साथ नहीं पता चलता है. नहीं पता चलता. अब खुद कहना पड़ता है कि बस अब हो गया बेटा, है ना.
नहीं ये तो भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू खाना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको खाना कितना है, हाँ। कितनी क्वांटिटी खानी है। ये ब्रेन में ये एक सबसे बड़ा सिग्नल है कि वो पहुंच नहीं पाता कि बच्चे का पेट अगर भर गया है तो उसको पता नहीं चलता है नहीं, कितना इसको खाना खाना है। नहीं पता चलता है। लेकिन मतलब काफी को ये भी नहीं है, टेस्ट भी कई चीजें हम लोगों को नहीं अच्छी लग रही होंगी लेकिन ये खा लेगा, जैसे टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा डेवलप नहीं है उतना, लेकिन है काफी। आपने डॉक्टर्स को दिखाया हाँ जी, क्या दिक्कत है और क्या अब हम कर सकते हैं इसके लिए? कभी डॉक्टर से पूछा आपने? नहीं, डॉक्टर ने बोला डिलेड माइलस्टोन है, वही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो है, बहुत साल लग जाते हैं। बहुत साल लग जाते जब बीमार होता है तो फिर से वापस बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस हो जाती है चीजें। कि जब अगर तबीयत खराब हुई तो वो जो डिलेड माइलस्टोन है, जितनी तबीयत खराब होती है वापस वहां पहुंच जाता है जहां से रिकवरी जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। इसके पीछे मतलब आपको बहुत तकलीफों से निकलना पड़ रहा होगा डेली। मैं अगर समझती हूँ बीइंग अ मदर, एक माँ होने के नाते, क्योंकि ये फर्ज निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तकलीफ को जानना, उसको पहचानना, उसको रोज उस चीज को करना एक माँ के लिए बहुत तकलीफ दे है। तो आपको किस तरीके से आप फेस करते हो इतने चैलेंजेस को? चैलेंजेस अगर हम नहीं फेस करेंगे तो फिर कोई, क्योंकि हर कोई, आप देखिए पड़ोसी हैं वो भी इसे कहेंगे ये क्या, अगर 2 मिनट भी खड़ा हो जाए वहां पर या बात करने लगे तो हर कोई पीछे हो जाता है ना। रिलेटिव है वो भी हम लोगों से चाहेंगे, लेकिन जब बच्चे से इतना नहीं, तो हम उसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सोसाइटी से थोड़ा सोशल आइसोलेशन नंबर 1 में कहती हूँ कि इसमें सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि हमारे बच्चे अगर नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशली एबल्ड है, दिव्यांग जन। अगर मोदी जी ने बोला है दिव्यांग जन इतना बड़ा वर्ड, तो क्या सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाती है, या सोसाइटी इस चीज के लिए खड़ी होने को तैयार है साथ में कि हमें भी इंक्लूजन मिले, कि हम भी समाज के एक हिस्सा हैं। और उस समाज में जब हम आए हैं तो अगर हमारा बच्चे को बचपन से तकलीफ की, इसमें हमारी गलती कुछ नहीं है, आपकी गलती कुछ नहीं है इसमें। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन आई है तो इसमें हमारी क्या गलती थी कि उस बच्चे को सफरिंग मिले या आपको सफरिंग मिले? तो कहीं ना कहीं इसमें दुनिया को ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये सोशली इंक्लूजन करना चाहिए कि हम जैसे लोगों के लिए उनको एक अलग नजर से ना देखें। हाँ, अलग नजर से ना एक नजरिया बदल जाता है दुनिया का, एक नजरिया बदल जाता है देखने का कि इनका बच्चा कुछ अलग दिख रहा है, इनका बच्चा अजीबोगरीब लग रहा है, और वो एक टेढ़ी नजरों से, एक गंदी नजरों से देखना शुरू हो जाते हैं कि हम इनसे दूर रहें, कि हम तो अच्छे क्लास के लोग हैं और हमारे पास तो सब कुछ है, इनसे रह के कहीं हमारा पर्सनालिटी ना खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा है जो इस चीज को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कई बार आपने फेस की होंगी ऐसी चीजें? हाँ, काफी बार फेस किया है। और लेकिन ये है कि खुद ही हम लोग फिर इतना अवॉइड करते हैं, अगर कोई इसको नहीं एक्सेप्ट करता तो हम भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे के लिए नहीं स्पेस है तो हमारे लिए भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप नौकरी करती हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। आप तो दिन रात फिर इसको संभालती हूँ? मैं इसको संभालती हूँ दिन रात। तो घर में ये भी रहता होगा कि घर से बाहर ना निकल जाए कहीं? लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं करता है बाहर निकलने में। तो छोटा था तब ज्यादा प्रॉब्लम करता था, जैसे थोड़ी एज बड़ी तो इतना अभी ऐसे नहीं है कि बाहर किसी को ज्यादा वो कर रहा है, थोड़ा है ना। लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है। अगर ये बाहर जाता है तो इसके पापा के साथ जाते हैं, तो ऐसे भी नहीं, मतलब तो अपना आप तो चल फिर भी चल लेता है। तो अगर ये खेलने भी जैसे ले जाएंगे इसको तो वो खुद ही नहीं खेलते बच्चे, कोई बात नहीं, खुद खेल लेते हैं उसके साथ। या हम लोग जैसे बचपन में तो मैं भी खेल लेती थी इसके साथ, अब खुद खेल लेते हैं ऐसे। तो 24 घंटे की पूरी एक ड्यूटी होती है कि जिसमें आपको हर टाइम पर उसको देखना पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। घर में कुछ इसकी एक्टिविटीज हैं जो घर में करते हैं, या टीवी देखना या म्यूजिक सुनना, क्या किस तरीके से सारा म्यूजिक सुनने में इसको बहुत इंटरेस्ट है। म्यूजिक में इंटरेस्ट, ओके। और स्कूल जाता है? स्कूल जाता है। अपना सामान, इसको थोड़ा सा ये एक अच्छी आदत है कि अपना सामान जो है ना वो सामान रखता है, थोड़ा सा इसको ये है, सामान संभाल लेता है थोड़ा सा। जैसे
अपने कपड़े भी फोल्ड कर लेगा। ये सब अब बड़े होके करने लगा है, ये बचपन से नहीं। लेकिन अब बड़े होकर ये सब कुछ अच्छाई भी है, ऐसे नहीं है कि हाँ सब गलत ही है। ये सब तो अब देखो भगवान उन्हीं लोगों को ये ड्यूटी देता है जो संभाल सकते हैं। जो स्पेशल मदर होती है वो स्पेशल मदर चुन के दे दी जाती है। जो ऊपर वाले ने एक भगवान का बच्चा वो कर नहीं सकते नीचे आके हर घर में, वो उन्हीं को ये ड्यूटी देंगे जो उसको संभाल पाएंगे। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है ऐसे बच्चे को संभालना, इस तकलीफ से गुजर के उसको एक प्रेरणा की तरह, एक पर्पस की तरफ, जिंदगी का एक पर्पस की तरफ लेके जाना कि ये मेरी जिंदगी का एक मकसद है जो मैं इसको पाल रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अब मैं बात करूंगी रजत के फादर से, नरेश जी से। हेलो नरेश जी। अब जब आपने जब देखा कि बच्चा जब पैदा हुआ, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, उस तरीके से इसकी जिंदगी, फिर आपको उस टाइम पर क्या फीलिंग आई? क्या आपको लगा कि अब आगे जाके क्या होगा? किस तरीके से आपने सोचा फिर इस जिंदगी को? जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था, हम लोग इसको जैसे खड़ा भी नहीं हो पाता था तो इसको पार्क वगैरह में ले जाते थे। पार्क में अपने सहारे से इसको चलाने की कोशिश करते थे। गिर भी जाता था। एक बार ये घर में आया तो फिसल गया। गिरने के बाद इसको सर में लगा, उसके बाद इसको सीजर वगैरह आए, फिट्स वगैरह। अच्छा। फिट्स वगैरह काफी देर तक हमें मालूम नहीं था ये फिट्स क्या होता क्या है, तो हमें क्या करना है, कैसे इससे निपटना है। तो बड़ी मुश्किल हुई और अल्टीमेटली शायद उस टाइम कोई डॉक्टर शाम को बैठते थे, हम डॉक्टर के पास ले गए। लखनऊ में नाबार्ड है हमारा, जिसमें मैं पहले काम करता था, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि फिट्स हैं, और फिट्स में हम लोग लेके गए, जबकि वो लेके नहीं जाना चाहिए था। फिट्स में अगर ले जाए तो जो थूक वगैरह आती है या जो भी मतलब उसका मुंह से निकलने वाली झाग है वो कहीं ऊपर ब्लॉक कर सकता है, रिवर्स हो जाता है, और कुछ भी हो सकता है उस टाइम। सांस मालूम रोक नहीं था सकता तो है। उन्होंने पहले तो उसको टेढ़ा किया, हाँ। टेढ़ा करके फिर मली उसका जो भी है नॉर्मल किया, उसके बाद बताइए ये फिट्स वगैरह आएगी। उसके बाद हम लोग इसको डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को, उन्होंने जैसे उन्होंने बताया पीजीआई वगैरह में भी लेके गए, वहाँ पर इसका सीटी स्कैन वगैरह हुआ, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए। तो वहीं मालूम पड़ा कि ये तो डिलेड माइलस्टोन है, एमआर है। खैर बहुत बड़ा धक्का लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पर हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये एमआर है। तो ये लगभग मेरे पास 6-7 साल का हो गया तो इसको नॉर्मल स्कूल में डाला पहले, क्योंकि पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। तो जहाँ पर स्कूल में डालना था वो भी जैसे नीचे तो ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे था, सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल से चढ़ा के इसको जाता था। तो अल्टीमेटली 6 महीने निकले तो उन्होंने बताया ये तो कुछ कर नहीं पा रहा, ये दिक्कत है आपको, यहाँ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमारा है। उन्होंने शायद मुझे याद नहीं कि हमारा बताया आपको कि मुझे वो ध्यान नहीं है कि हमारा बताया नहीं था, क्योंकि इनके सब बाकी बच्चों के साथ को मतलब उस तरीके से नॉर्मल भी नहीं रह पा रहा था। स्कूल में बुली भी होती थी जैसे बच्चे तंग करते हैं? नहीं, उस टाइम तो छोटा था, ऐसा कुछ बताया हम लोगों को। 6-7 महीने रखा, उसके बाद हम लोग इसको अपना घर में ले आए। इन द ड्यू कोर्स हमारे ऑफिस में भी एक जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज थे, सीजीएम होते हैं, है ना, उनके बेटे को भी ये दिक्कत थी। तो क्योंकि हमारा ऑफिस जो ऑफिसर रैंक में ट्रांसफर जो होती है उनकी तो ट्रांसफर होती रहती थी, तो जो उनकी वाइफ थी वो भी इसी काम से जुड़ी हुई थी। उनका एक स्पेशल स्कूल था आशा नाम से लखनऊ में। तो उनका पहले एक स्कूल था हमारे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर। एक लेडी थी जिनका मकान था, काफी मतलब हेल्पफुल थी वो, मतलब कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जैसे होता है ना कि बच्चे को ये है, हम लोगों को कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया।
या हमारे पड़ोस में भी एक सिख परिवार था, उन्होंने भी मतलब उनके भी बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब बड़ी फैमिली थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम लोग को मतलब वो नहीं होने दिया, काफी अच्छे लोग थे। तो पर ऊपर जैसे किराएदार थे, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे तो तंग करते ही हैं, बिल्कुल, जिसको तंग कर पाए उसको तंग कर लेते हैं, जिसको दोस्त बना पाए उसको दोस्त बनाते हैं। तो उसको मिल गया कि ये तो खिलौना है, खिलौना कह लो या जो भी है जिसको हम तंग कर सकते हैं, तो इसको बहुत तंग कर देते हैं। ये बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अब वो दूसरे बच्चे मैं उनको कुछ कह नहीं सकता था, तो मैं इसी को डांटता था, क्या करता। अब मुझे उस टाइम जो भी है तो मैं इसी को, आपका दर्द, आपकी तकलीफ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये तकलीफ जो है, मैंने अभी तरन की कहानी सुनी। तरन के साथ भी उसको बहुत बुली किया गया स्कूल में, उसको स्कूल में बच्चे बहुत मारते थे और टीचर्स भी मारते थे। नहीं तो स्पेशल स्कूल में था, नहीं, नॉर्मल में था पहले, वो भी नॉर्मल में ही है। अब नहीं है, अब स्पेशल स्कूल में डाला हुआ है। नॉर्मल में उसको रहने नहीं दिया गया, जब उसको जब कर सकता था नॉर्मल, कुछ बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको वो बोल सकता है, वो बहुत नॉर्मल तरीके में गाना गा रहा है, स्पीच दे रहा है, बट उसको नॉर्मल रहने नहीं दिया गया, कि हेल्प नहीं मिली उसको। आप समझ रहे हो? जहाँ तक स्पेशल स्कूल में भी कुछ स्पेशल स्कूल में पढ़ाई, कुछ स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, बट एक्टिविटीज जो हैं फिर सबके हिसाब से हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। वो अब जो बच्चे स्पेशल में अच्छे हैं उनको आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए, उनको आगे नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए उनको साथ में उस मौके तक पहुंचाना चाहिए जहां वो कुछ कर सकता है। म्यूजिक का शौक है, उसको गिटार बजाने का शौक है, बट फंक्शंस ऐसे नहीं चल पा रहे हैं हाथ के कि वो गिटार नहीं बजा पाता, बट उसमें गाना गाना आता है उसको। ऐसे ही मैंने ये देखा है कि ऑडिटरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनना, गाना सुनना इनको बहुत पसंद है। मेरी बेटी को भी गाना सुनना बहुत पसंद है, तो वो बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक है। तो जब 24 घंटे म्यूजिक चला दो वो सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, तो उसको हमेशा म्यूजिक है। तो ऐसे चैलेंजेस, अब फ्यूचर को लेके आपको क्या लगता है कि आज आप हैं, आज मैं हूँ, कल को हम लोग नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? इतनी इनसिक्योरिटी है, हमारे बाद क्या होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए कि क्या वो ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा हमारे जाने के बाद। क्या हम एक गुजारिश कर सकते हैं कि इस बारे में कभी समाज ये सोचता है, या ये कभी हमें कभी किसी चीज की हेल्प मिल सकती है कि हमें हमारी जरूरतें के साथ साथ हमारे बच्चे की जो जरूरतें हैं, आज हम हैं कल नहीं होंगे, उसके बाद क्या होगा उसका, कौन उसको पालेगा, कौन उसको देख रेख करेगा, कहाँ से वो कौन सी जगह होगी जहां पर हम इसको रख सकते हैं। क्योंकि रिश्तेदार तो कोई काम आते नहीं है, उन्होंने तो कभी आज तक मदद नहीं करी, आपने ही छोड़ जाते हैं, तो फिर इसका सवाल का जवाब जो है ये बहुत कठिन है देना, बट इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए हम जैसे लोगों को, मैं ये समझती हूँ। वैसे जहाँ तक अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि सभी ऑफिसर्स में मतलब इस तरीके की पूरी, जैसे हमारे ऑफिस में तो जैसे मैं रिटायर हो गया, पहले तो हम लोग को सब फैसिलिटी मिल जाती थी, जैसे मेडिसिन वगैरह की, ओपीडी हो गया, या कुछ इमरजेंसी में कुछ दाखिले कराने की जरूरत पड़े तो वो भी है। तो रिटायरमेंट के बाद जैसे हम लोग को जैसे एक कार्ड होता है कि कैशलेस वाइफ और मेरा वो है। बेटे का मैंने अप्लाई किया है तो वहाँ पर ओपीडी फैसिलिटी मुझे मिल गई है स्कूल ऑफिस में। रिटायरमेंट के बाद जैसे इवन डिपेंडेंट माइनर हो उसको भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि मेरा एक बेटा भी 18 साल का हुआ है, 19 का हो गया है, उसको नहीं मिल रही है क्योंकि डिपेंडेंट है। पर इसको क्योंकि एज ए स्पेशल चाइल्ड है हमारे ऑफिस में, जैसे मेडिसिन की फैसिलिटी मिल रही है, और इमरजेंसी में भी उसको जो एडमिशन वगैरह जैसे कोई जरूरत पड़ती है, भगवान ना करके ऐसी जरूरत पड़े तो वो फैसिलिटी मिल जाएगी। और जहाँ तक पेंशन की बात है तो पेंशन का कई ऑफिसर्स में तो जैसे हो चुका है, जहाँ तक
हमारे ऑफिस में तो है, पर उसके लिए एक सर्टिफिकेट से मैंने अप्लाई किया है कि जैसे मेरे बाद मेरे वाइफ को पेंशन मिल जाए, और मेरे वाइफ के बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी एक एज लिमिट तक तो मिलती है, पर एज लिमिट के बाद नहीं मिलती है वो पेंशन। तो पर इसके लिए यह है कि दे दिया है, पर वो नेशनल ट्रस्ट से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे बनवाना है ना, कि पर उसके लिए ये है कि जो एक पेरेंट्स होता है कि क्या बोलेंगे गार्जियनशिप का एक बनवाना है ना, भले ही वो घर का आदमी हो, XYZ कोई भी हो, गार्जियनशिप का एक अल्टीमेटली इसको कौन देखेगा, नेशनल ट्रस्ट भी उसको देख रहा है ना, वो मुझे बनवाना है। ठीक, तो बहुत सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हमें इन सवालों के जवाब जो हैं हमें समाज से पूछने हैं। धीरे धीरे हम इस चीज को बढ़ाएंगे। आज शुरुआत पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियों की हुई है, और अब हम रजत से कुछ सवाल करेंगे, रजत से कुछ बात करेंगे। रजत, धन्यवाद आपका। तो मैं अब रजत से बात करना चाहूंगी। एक लेडी थी जिनका मकान था, काफी मतलब हेल्पफुल थी वो, मतलब कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जैसे होता है ना कि बच्चे को ये है, हम लोगों को कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया। या हमारे पड़ोस में भी एक सिख परिवार था, उन्होंने भी मतलब उनके भी बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब बड़ी फैमिली थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं मतलब हम लोगों को मतलब वो नहीं होने दिया, काफी अच्छे लोग थे। तो पर ऊपर जैसे किराएदार थे, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे तो तंग करते ही हैं, बिल्कुल, जिसको तंग कर पाए उसको तंग कर लेते हैं, जिसको दोस्त बना पाए उसको दोस्त बनाते हैं। तो उसको मिल गया कि ये तो खिलौना है, खिलौना कह लो या जो भी है जिसको हम तंग कर सकते हैं, तो इसको बहुत तंग कर देते हैं। ये बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अब वो दूसरे बच्चे मैं उनको कुछ कह नहीं सकता था, तो मैं इसी को डांटता था, क्या करता। अब मुझे उस टाइम जो भी है तो मैं इसी को, आपका दर्द, आपकी तकलीफ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये तकलीफ जो है, मैंने अभी तरण की कहानी सुनी। तरण के साथ भी उसको बहुत बुली किया गया स्कूल में, उसको स्कूल में बच्चे बहुत मारते थे और टीचर्स भी मारते थे। नहीं तो स्पेशल स्कूल में था, नहीं नॉर्मल में था पहले, वो भी नॉर्मल में ही है, अब नहीं है, अब स्पेशल स्कूल में डाला हुआ है। नॉर्मल में उसको रहने नहीं दिया गया, जब उसको जब कर सकता था नॉर्मल, कुछ बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको वो बोल सकता है, वो बहुत नॉर्मल तरीके में गाना गा रहा है, स्पीच दे रहा है, बट उसको नॉर्मल रहने नहीं दिया गया, कि हेल्प नहीं मिली उसको। आप समझ रहे हो? जहाँ तक स्पेशल स्कूल में भी कुछ स्पेशल स्कूल में पढ़ाई कुछ क्लास कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट एक्टिविटीज जो हैं फिर सबके हिसाब से हो जाती है। वो अब जो बच्चे स्पेशल में अच्छे हैं उनको आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए, उनको आगे नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए उनको साथ में उस मौके तक पहुंचाना चाहिए जहां वो कुछ कर सकता है। म्यूजिक का शौक है, उसको गिटार बजाने का शौक है, बट फंक्शंस ऐसे नहीं चल पा रहे हैं हाथ के कि वो गिटार नहीं बजा पाता, बट उसमें गाना गाना आता है उसको। ऐसे ही मैंने ये देखा है कि ऑडिटरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनना, गाना सुनना इनको बहुत पसंद है। मेरी बेटी को भी गाना सुनना बहुत पसंद है, तो वो बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक है। तो जब 24 घंटे म्यूजिक चला दो वो सुनती रहेगी, तो उसको हमेशा म्यूजिक है। तो ऐसे चैलेंजेस, अब फ्यूचर को लेके आपको क्या लगता है कि आज आप हैं, आज मैं हूँ, कल को हम लोग नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? इतनी इनसिक्योरिटी है, हमारे बाद क्या होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए कि क्या वो ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा हमारे जाने के बाद। क्या हम एक गुजारिश कर सकते हैं कि इस बारे में कभी समाज ये सोचता है, या ये कभी हमें कभी किसी चीज की हेल्प मिल सकती है कि हमें हमारी जरूरतें के साथ साथ हमारे बच्चे की जो जरूरतें हैं, आज हम हैं कल नहीं होंगे, उसके बाद क्या होगा उसका, कौन उसको पालेगा, कौन उसको देख रेख करेगा, कहाँ से वो कौन सी जगह होगी जहां पर हम इसको रख सकते हैं। क्योंकि रिश्तेदार तो कोई काम आते नहीं है, उन्होंने तो कभी आज तक मदद नहीं करी,
आपने ही छोड़ जाते हैं, तो फिर इसका सवाल का जवाब जो है ये बहुत कठिन है देना, बट इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए हम जैसे लोगों को, मैं ये समझती हूँ। वैसे ये जहाँ तक अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि सभी ऑफिस में मतलब इस तरीके की पूरी, जैसे हमारे ऑफिस में तो जैसे मैं रिटायर हो गया, पहले तो हम लोग को सब फैसिलिटी मिल जाती थी, जैसे मेडिसिन वगैरह की, ओपीडी हो गया या कुछ इमरजेंसी में कुछ दाखिले कराने की जरूरत पड़े तो वो भी है। तो रिटायरमेंट के बाद जैसे हम लोग को जैसे एक कार्ड होता है कि कैशलेस वाइफ और मेरा वो है। बेटे का मैंने अप्लाई किया है तो वहाँ पर ओपीडी फैसिलिटी मुझे मिल गई है स्कूल ऑफिस में। रिटायरमेंट के बाद वैसे इवन डिपेंडेंट माइनर हो उसको भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि मेरा एक बेटा भी 18 साल का हुआ है, 19 का हो गया है, उसको नहीं मिल रही है क्योंकि डिपेंडेंट है। पर इसको क्योंकि एज ए स्पेशल चाइल्ड है हमारे ऑफिस में, जैसे मेडिसिन की फैसिलिटी मिल रही है और इमरजेंसी में भी उसको जो एडमिशन वगैरह जैसे कोई जरूरत पड़ती है, भगवान ना करके ऐसी जरूरत पड़े तो वो फैसिलिटी मिल जाएगी। और जहाँ तक पेंशन की बात है तो पेंशन का कई ऑफिस में तो जैसे हो चुका है, जहाँ तक हमारे ऑफिस में तो है, पर उसके लिए एक सर्टिफिकेट जैसे मैंने अप्लाई किया है कि जैसे मेरे बाद मेरे वाइफ को पेंशन मिल जाए और मेरे वाइफ के बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी एक एज लिमिट तक तो मिलती है, पर एज लिमिट के बाद नहीं मिलती है वो पेंशन। तो पर इसके लिए यह है कि दे दिया है, पर वो नेशनल ट्रस्ट से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे बनवाना है ना, कि पर उसके लिए यह है कि जो एक पेरेंट्स होता है कि क्या बोलेंगे गार्जियनशिप का एक बनवाना है ना, भले वो घर का आदमी हो, XYZ कोई भी हो, गार्जियनशिप का एक अल्टीमेटली इसको कौन देखेगा? बिल्कुल, नेशनल ट्रस्ट भी उसको देख रहा है ना, वो मुझे बनवाना है। ठीक, तो बहुत सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हमें इन सवालों के जवाब जो हैं हमें समाज से पूछने हैं। धीरे धीरे हम इस चीज को बढ़ाएंगे। आज शुरुआत पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियों की हुई है और अब हम रजत से कुछ सवाल करेंगे, रजत से कुछ बात करेंगे। रजत, धन्यवाद आपका। तो मैं अब रजत से बात करना चाहूंगी। एक लेडी थी जिनका मकान था, काफी मतलब हेल्पफुल थी वो, मतलब कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जैसे होता है ना कि बच्चे को ये है, उन लोगों को कभी ऐसा आवाज नहीं होने दिया। या हमारे पड़ोस में भी एक सिख परिवार था, उन्होंने भी मतलब उनके भी बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब बड़ी फैमिली थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं मतलब हम लोगों को मतलब वो नहीं होने दिया, काफी अच्छे लोग थे। तो पर ऊपर जैसे किराएदार थे, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे तो तंग करते ही हैं, बिल्कुल, जिसको तंग कर पाए उसको तंग कर लेते हैं, जिसको दोस्त बना पाए उसको दोस्त बनाते हैं। तो उसको मिल गया कि ये तो खिलौना है, खिलौना कह लो या जो भी है। जिसको रजत खुश हो? हाँ, तो आज अच्छा लग रहा है आपको मेरे से मिलके? मेरे को पहचाना आपने? हाँ, गुड। और क्या क्या करते हो तुम? क्रिकेट खेलता है, अच्छा। तो क्रिकेट में मजा आता है? कैसे खेलते हैं क्रिकेट? बॉलिंग बैटिंग करते हो? इधर। और स्कूल जाते हो? मैम कौन है मैम? वैन से जाते हो? हाँ। और खाना क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है खाने में? बढ़िया लगता है कुछ खाने में? गाना सुनना अच्छा लगता है? बताओ। म्यूजिक, गाना कौन सा गाता है ये? सभी गाने गुनगुनाते हैं, पुराने गाने इसको ज्यादा पसंद। अच्छा, जो भी इस केस में पुराने गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, दोस्त कौन है अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त? फ्रेंड कोई है स्कूल में? तरन अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा। तो स्कूल में खेलते हो? हाँ, मजा आता है? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर। आज हमारे साथ रजत जुड़ा, रजत के पेरेंट्स जुड़े और इतनी उनकी
पीड़ा बड़ी कहानी जो हमने आज आपसे डिस्कस करी, और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ तक आए और आज आपने अपनी स्टोरी शेयर करी, क्योंकि हर कहानी अलग है, हर कहानी का दर्द अलग है, पर वो जुड़ी हुई एक फैमिली की जो कहानी है, एक पेरेंट्स की कहानी है, बहुत ही दर्द भरी है, जो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस दौर से निकल रही हूँ, जो खुद उस दर्द से निकल रही हूँ। मैं ही समझ सकती हूँ कि इस दर्द में कितना ज़्यादा पेन है कि इसको हमें कहाँ तक हम इसकी आवाज़ को उठाएंगे, और इसमें कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा। कि हमारी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे मकसद को, हमारी मिशन को ये पूरा कीजिए। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.